हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक को स्टोरी वाइज कवर करेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 36 में दिया हुआ है स्टेट की डेफिनीशन, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा पार्ट 3 में जब हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था, वहां से उसकी स्टार्टिंग भी किससे हुई थी? स्टेट की डेफिनेशन से। सेम चीज यहाँ भी कह रहा है कि पार्ट 3 में जो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ भी लागू होगी। 37 में कहा है कि ये किस तरह का जो डीपीएसपी के अंदर आएंगे वो किस तरीके के आर्टिकल्स होंगे। तो वो होंगे नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसे हम कहीं यूज नहीं कर सकते। इससे इसके थ्रू हम केस नहीं कर सकते। इसके बेसिस पे अगर स्टेट हमें ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसिएबल होंगे। 38 आर्टिकल कहता है कि चलिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इमेजिन करिए एक आदमी है जो कि है आप, और सरकार है। सरकार ने टोपी पहनी हुई है। आप जो है सरकार के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं, आप सरकार के पास जा रहे हैं, आपने देखा कि बहुत क्राइम हो रही है, तो आपने क्या मांग की कि क्राइम को रोको, सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाए, ठीक है। ये आर्टिकल 38 को याद रखने का तरीका है। एक व्यक्ति है जो सरकार के पास जा रहा है, ठीक है, केंद्र सरकार को, यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि सेम एग्जाम्पल को हम अगले आर्टिकल्स में भी यूज करेंगे। इसलिए यहाँ आपको याद रखने के लिए ये याद रखना है कि सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करो और लोगों को जस्टिस दो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आपको ये प्रियम्बल में भी यही चीजें लाइन बाय लाइन आपको सेम चीजें मिल जाएंगी प्रियम्बल में। ये चीजें उसने मांग की। तो ये था 38 का पार्ट ए। 38 के पार्ट बी में उसने बोला कि इसके साथ साथ सारे लोग, जितनी कम्युनिटीज है, जो भी है, इसके अंदर की जो इनइक्वलिटीज है, जैसे आप एक समुदाय में रह रहे हैं, आप एक एरिया में रह रहे हैं, रीजन में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति दूसरे रीजन में रह रहा है, कोई व्यक्ति तीसरे रीजन में रह रहा है, तो डिमांड है कि इनइक्वालिटी ना हो, कि यहाँ पे कुछ लोगों को जॉब मिल रही है, मुंबई में रहने वालों को जॉब मिल रही है, लेकिन आपके गांव के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ये कोई गांव है जहाँ पे रिसोर्सेस भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रही है, वो और पुअर है। तो आपने डिमांड की यार ऐसा तो मत हो कि एक रीजन बहुत अमीर है, एक रीजन बहुत गरीब है। तो यहाँ से क्या आया, इनइक्वालिटी को हटाने की बात की गई। और ये इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल, मतलब कि रीजन वाइज रीजनल डेवलपमेंट की, इक्वल डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। इसे कैसे याद रख सकते हैं? एक व्यक्ति जो कि है आप गए सरकार के पास, क्योंकि आपने देखा कि बहुत क्राइम है और बहुत गरीबी है आपके रीजन में। आप गए, आपने बोला कि यार क्राइम हटाओ, सोशल ऑर्डर मेंटेन करो, जस्टिस प्रोवाइड करो, लोगों को जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करो। और उसके बाद आपने कहा कि इसके साथ साथ मेरे गांव में बहुत गरीबी है, इनइक्वालिटी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। उस इनइक्वालिटी को, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ में, जॉब्स में, या फिर इकोनॉमिक जो भी इनइक्वालिटीज़ है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो कम से कम। ये आपने 38 में मांग की। जब 39 आर्टिकल चालू होता है, सेम सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि एक गाँव का लड़का है, वो नेताजी के पास जाता है। नेताजी गाँव के नेताजी हैं। सबसे पहले इसको याद करने के लिए चीज बताता हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर आपको टोटल 6 भाग मिलेंगे। तो 6 भाग आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा, लेकिन याद करने का क्या तरीका है? याद करने के लिए आप इसको इमेजिन करिए कि एक गरीब लड़का है गांव का, जो कि बहुत गरीब है, जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। वो जाता है गांव के नेताजी के पास। तो नेताजी यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं स्टेट को, ठीक है। यहाँ पे स्टेट को हमने डायरेक्टली डिनोट करवा लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने नेताजी के थ्रू किया, क्योंकि हम इस 6 को एक आर्टिकल एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले आप गए, आपने बोला यार लाइवलीहुड दो, मतलब जीने का कुछ तो दो, जीने के लिए हम बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है। नेताजी ने कहा नहीं दे पाऊंगा। फिर आपने देखा कि नेताजी के पास बहुत बड़ी खेत है, उसमें बहुत बड़ा पॉन्ड है, उसमें पानी भरा हुआ है, और उन्होंने पूरा पानी पे भी कब्जा कर लिया, और पूरी जमीन भी खैर उन्हीं ने कब्जा कर रखी है। तो आपने कहा कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इसकी ओनरशिप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि सब में इक्वली बट सके। ऐसा ना हो कि आप जैसे लोग कब्जा करके अमीर हो जाएं और हम जैसे लोग गरीब रह जाएं। तो मटेरियल रिसोर्स का ओनरशिप की बात की गई है इस आर्टिकल में। उसके बाद नेताजी ने कहा क्यों छोड़ूं, मेरी जमीन है, नहीं छोड़ूं। फिर आपने कहा कि चलो अगर ये नहीं होता है तो एटलीस्ट आप ये करो कि आप जैसे और जो अमीर लोग हैं, अपना मत छोड़वाओ, आप जैसे और भी अमीर होंगे ना गांव में, गांव के बाहर जो अमीर हैं, जिन्होंने कब्जा करके रखा है,
उनसे तो छुड़वा दो, जो कब्जेबाजी हो रही है वो बंद करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करो। इससे क्या होगा, अगर किसी ने कब्जा करके रखा है वो, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ हटेगा, उससे छीन लिया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कम करने की बात की गई। नेताजी ने कहा क्यों करो भाई, वो मेरे इलेक्शन में पैसा वही देते हैं, उनको मैं छीन लूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, आप थोड़ी ना देंगे। तो फिर आपको लगा कि बात तो सही है, अब क्या किया जाए। अब आपने कहा कि चलो ये नहीं तो कुछ और डिमांड किया जाए। आपने अपनी वाइफ को देखा, वाइफ भी आपकी जॉब करती है, आप भी एक लेबर का काम करते थे, अब वाइफ भी एक लेबर का काम करती थी। आपको मिलते थे 100 रुपये, लेकिन आपकी वाइफ को मिलते थे 50 रुपये। फीमेल को मिल रहे थे कम, मेल को मिल रहे थे ज़्यादा, सेम जॉब के लिए, सेम काम के लिए। तो आपने देखा कि अगर इसको जॉब में पैसा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, चलो इसी बहाने हमें भी घर की इनकम बढ़ेगी। तो इक्वल पे की बात की गई, यार एटलीस्ट इक्वल पे तो दे दो। नेताजी ने बोला ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ठेकेदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो जॉब कर दे रहे हैं, वो मेरे खास हैं, मैं उनका नुकसान नहीं करवाऊंगा। उसके बाद आपको बुरा लगा, तो आपने, अब कर कह सकते हैं, नेताजी से तो कुछ कर नहीं सकते। आपने कहा कि चलिए ये नहीं कर सकते आप, तो आपको दिखा कि कुछ बुढ़े हैं, कुछ बहुत बीमार हैं, कुछ फिजिकली इनकेपेबल लोग हैं, उन्हें भी मजबूरी में काम करनी पड़ रही है। आपके गांव के ऐसे लोग हैं जिन्हें काम करनी पड़ रही है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है उन्हें काम करनी पड़ रही है, आपके घर के जो वृद्ध हैं उन्हें भी काम करना पड़ रहा है, सिर्फ किस लिए, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए, 2 वक्त का खाने के लिए। जब ये भी नहीं हो पाया, तो आपने नेताजी से कहा कि ऐसा ऐसा करो कि हेल्थ और स्ट्रेंथ को ध्यान रखो वर्कर्स का, और कोशिश करो कि लोग मजबूरी में काम करने पर उतारू ना हो, ऐसी मजबूरी ना हो कि उन्हें काम करना पड़े, ठीक है। हेल्थ स्ट्रेंथ को मेंटेन करो और मजबूर ना हो काम करने के लिए, जो जिससे जो काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई वृद्ध हैं, उन्हें वृद्ध रिजर्वेशन के थ्रू कुछ भोजन दो, अन्न अन्न दो, उन्हें कुछ फैसिलिटीज दो। तो उन्होंने कहा सोचेंगे, देखा जाएगा। इससे भी आपके घर की गरीबी का रिजोल्यूशन नहीं हुआ। फिर आपने देखा अपने बच्चों को, तो आपने कहा कि एटलीस्ट ऐसा करो कि मेरे चिल्ड्रंस को कुछ अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड हो, कि हेल्दी मैनर में वो ग्रो कर पाए। मेरा तो कुछ नहीं हो पाया, मैं तो डूब ही रहा हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो हेल्दी मैनर में ग्रो करें, तो ये प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये कहानी आपको कैसे याद रखनी है कि आप नेताजी के पास गए, नेताजी को देखा आपने, सबसे पहले स्टेज में आपको याद रखना है कि नेताजी को देखा, तो नेताजी से कहा कि भाई नेताजी, नेताजी हमें कुछ काम दो, लिव लाइवलीहुड दो। नेताजी ने कहा नहीं है काम। फिर आपने कहा उनका रिसोर्सेज देखा कि यार उन्होंने, उनके पास इतनी ज़मीन है, उनके पास इतना पानी है, तो आपको लगा कि इनसे यही मांग लेते हैं कि आप उसी में कुछ हिस्सा दे दो गरीब लोगों को, उसी में से कुछ पार्ट दे दो ताकि हमें हमारा गुजारा हो सके। किसमें क्या, इसमें क्या बात की गई है, ओनरशिप की बात की गई है आर्टिकल 2 में, 39 के पार्ट 2 में। उन्होंने कहा नहीं देंगे। 39 के पार्ट 3 में जब आपने आपने देखा कि नेताजी और भी लोग हैं जिसके पास वेल्थ है, तो आपने ट्राई किया कि यार वेल्थ कम करवा लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम हो जाए, जिससे पैसा मिले। उन्होंने कहा नहीं देंगे। फिर फोर्थ में आया, आपने कहा इक्वल पे दो, उन्होंने कहा नहीं देंगे। क्योंकि आपने वाइफ को देखा कि उनकी इनकम कम है, तो आपको लगा कि मांग की जाए, इनकम इक्वल पे हो जाएगी तो थोड़ा हमारा स्थिति सुधरेगी। उसके बाद आपने, उन्होंने कहा देखा जाएगा, सोचा जाएगा, अभी हमने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। पांचों भाग में आपने, आप जब आए तो आपने उनसे मांग की कि जो वृद्ध हैं, जो अनकेपेबल है, जिनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए ऐसा मेंटेन किया जाए कि एटलीस्ट उनको तो वर्क ना करना पड़े, उनके लिए तो भोजन प्रोवाइड कर दो। जो बच्चे हो गए, जो गरीब, जो बुजुर्ग हो गए, जो इनकेपेबल है, जिनसे काम करवाना गलत है, उन्हें भी काम ना करना पड़े सिर्फ जीने के लिए, जो 2 वक्त की रोटी रोटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि सोचेंगे, काम तो आपको करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि यार चलो ये भी नहीं हो रहा, अब वृद्ध छोड़ो, बच्चों पे आते हैं। बच्चों को देखा कि यार हमारा तो जीवन खराब हुई है, बच्चे कम से कम हेल्दी मैनर में ग्रो करें और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। नेताजी ने कहा सोचा जाएगा। ये था आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 में जब आप गए तो आपको आ गया गुस्सा। नेताजी से आप क्रोधित होकर आपने क्या किया, केस करने का सोचा। लेकिन आप कहाँ रहते हैं, गाँव में, तो आप केस कहाँ करेंगे, विलेज पंचायत, ठीक है। तो इसमें किस चीज का जिक्र किया है, विलेज पंचायत का, 40 नंबर आर्टिकल में। इसके बीच में 39 का एक पार्ट और है जिसको हम 39A कहते हैं। तो इसको याद करने से पहले 39A को देख लिया जाए, 40-41 उसके बाद फिर से देख लेंगे। 39A में नेताजी ने कहा कि चलो मैं आपको कुछ, ये सब तो नहीं दे पाया, जा केस लड़ ले, केस लड़ ले, तेरे को केस करने का पैसा मैं देता हूँ, केस करने के लिए फैसिलिटी मैं देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें सरकार ने
लीगल सिस्टम में सारे लोग हमें एटलीस्ट अपना केस लड़ सकें, इतनी कैपेबल हों, किसी का भी केस इसलिए ना छोड़े कि वो पैसा नहीं है उसके पास, ऐसा कुछ रीज़न हो कि वो अपना केस ना लड़ पाए। तो ये हटाने के लिए कहा गया है कि स्टेट को ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि हर कोई अपना केस लड़ पाए। अगर उसके पास वकील नहीं है तो वकील दिया जाए स्टेट की तरफ से। अगर केस करने के लिए अगर पैसे लग रहे हैं, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो पैसे में से कुछ मदद कर दी जाए या उसका फ्री में केस लिया जाए। ऐसा कुछ कुछ भी जो पैसे लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, वो खर्च को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ। इसके बारे में हम आगे जान लेंगे कि क्या किया जाएगा। छोड़िए, इसे बाद में देखते हैं। अभी जो जिस पे फोकस कर रहे हैं उसको देखते हैं। फिर आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत, जैसे हमने कहा कि नेताजी ने बोला जा केस कर। केस करने की बात हुई तो केस करने से क्या आएगा, लीगल सिस्टम में सबको एक्सेस हो। और सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल हो। हाँ, नाउ विलेज पंचायत में आपने किसमें केस किया, विलेज पंचायत में। विलेज पंचायत में जब आपने केस किया तो गांव के लोगों को लगा कि बात तो इसकी सही है। तो पंचायत के जो लोग थे उन्होंने मिलकर कहा कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिले सबको, राइट टू वर्क मिले सबको, और जो कि जिसको रिक्वायर्ड है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये दिया जाए। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क तो सबके लिए, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस कुछ उन लोगों, चुनिंदा लोगों के लिए, जैसे वृद्ध थे, जो है फिजिकली इनकेपेबल थे, या जो बच्चे थे, या प्रेग्नेंट महिलाएं थी जो काम वर्कफोर्स में आ नहीं सकते, उनके लिए कुछ दे दिया जाए। चलो, तो आपकी एक पहली जीत हुई आर्टिकल 41 से। जब जैसे ही आपकी जीत हुई तो आपको आ गया लालच कि यार एक बार तो मैं जीत गया, चलो और भी कुछ किया जाए, और भी कुछ डिमांड कर ली जाए, क्या पता हमें मिल जाएगा। तो आपने कहा कि मैं वर्क तो करता ही, मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा जो वर्क, चलिए इसको ऐसे फिर से, वर्क कंडीशन हो वो अच्छा हो, ठीक है, वर्क कंडीशन अच्छा होना चाहिए, ह्यूमेन वर्क कंडीशन प्रोवाइड करो, मुझे रगड़ के काम मत करो। नेताजी ने यहाँ पे केस हारने के बाद, सॉरी, नेताजी ने जब विलेज पंचायत में केस हारा तो उसने जॉब तो दे दिया आपको, क्योंकि मैंडेट कर दिया गया राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, लेकिन नेताजी आपसे बहुत रगड़ के काम करवाने लगे। तो आपने डिमांड की यार ह्यूमन कंडीशन दो, वर्क में ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। जब ये हो गया तो नेताजी को देना पड़ा कि चलो ठीक है, फैसिलिटीज आपकी वर्क कंडीशन जो है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे, लेकिन नेताजी अभी भी आपसे काम करवा रहे हैं कम पैसों में। तो आपने क्या किया, आपने डिमांड किया लिविंग वेज के बारे में, लिविंग वेज के बारे में, ठीक है। क्या होता है लिविंग वेज, इतना इनकम जिससे मैं जीवित रह सकूं। लिविंग वेज का बात किया गया जब किसके लिए, वर्कर्स और सारे एम्प्लॉयज के लिए इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हुई है। 43A और 43B इसके जो हैं दो सब पार्ट हैं। जब आपने एक बार विजय फतेह हासिल कर ली तो आपका हौसला और बढ़ा। लिविंग वेज की जैसे ही बात की गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्कर्स जो थे उसको किस में आपने डिमांड की कि यार लिविंग वेज तो देने लगे, आप अच्छा कंडीशन देने लगे, लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स हो रही है, तो मुझे हमारे जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स हैं, उसको मैनेजमेंट में हिस्सा दो, मतलब उसको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करो, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व की जाए। अब करना पड़ेगा, नेताजी को डिमांड आपकी पूरी करनी पड़ रही है, ठीक है। सॉरी 43A है ओनली, 43B नहीं है। डिमांड आपकी पूरी करनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आगे हैं इस पार्ट के आखिरी आर्टिकल में जो कि है 44। ये किस बारे में बात करता है, UCC। तो यहाँ पे अब तक हमने जो याद किया आर्टिकल नंबर 38 से लेके 44 तक किया, और 36 और 37 इन जनरल हमने समझा। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। 38 में आपने सोशल ऑर्डर, आपने देखा कि क्राइम हो रहा है तो आपने मांग की सोशल ऑर्डर दो और इक्वलिटी दो, इनइक्वलिटी को कम करो। उसके बाद 39 में जब आप है तो आपने लाइवलीहुड मांगी, नेताजी ने मना कर दिया। आपने मटेरियल रिसोर्सेस मांगे, उन्होंने मना कर दिया, ओनरशिप के बारे में। फिर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की, उन्होंने मना कर दिया। इक्वल पे की बात की, उन्होंने मना कर दिया। हेल्थ स्ट्रेंथ की बात की, उन्होंने मना कर दिया। किसके हेल्थ स्ट्रेंथ की, जो कि
नागरिक हैं जो इनकैपेबल है वर्क करने के लिए, उसके लिए हेल्थ स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जाए, बच्चों का हेल्थ स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आखिरी आर्टिकल अपने बच्चों को सोच के किया कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी मिले, उनका अच्छा ग्रोथ हो, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 39A है जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है जा तू केस कर ले। तो केस करने से रिलेटेड लीगल सिस्टम में आपको अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब 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 इंडल्ज हो पाए, जिसे भी केस करना है वो केस कर पाए, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ऐसी डिमांड की गई 39A में। 40 में आते ही आपने मांग की विलेज पंचायत से कि ये देखो नेताजी हमारे ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, तो आपने कहा किया विलेज पंचायत में केस। 41 में राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये है मेंशन किया हुआ है। विलेज पंचायत ने बोला ये सब दे दो, नेताजी ने देना पड़ा, लेकिन नेताजी अभी भी आपसे काम करवा रहे रगड़ के, तो आपने कहा ह्यूमन कंडीशन तो देना पड़ा। आपने कहा मैनेजमेंट लिविंग वेज तो उन्हें देना पड़ा। लिविंग वेज में जब आप आए तो आपका हौसला और बढ़ गया, आपने कहा कि यार लिविंग वेज तक तो ठीक है, अब मैनेजमेंट में भी मुझे इन्वॉल्व किया जाए, तो उन्हें करना पड़ेगा। 44 पर आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। यहाँ तक तो आपको ऐसे ही याद होगी एक स्टोरी के थ्रू। 44 को मैंने किसी का लेक्चर देखा था, उसमें उन्होंने एक ट्रिक बताई थी। 4 और 4 क्या है, यूनिफॉर्म होते हैं। 4 और 4 को अगर स्प्लिट किया जाए तो यूनिफॉर्म, तो वहाँ से आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 44 आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। 45 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल है उसके लिए एक छोटी सी कहानी और है। दूसरी कहानी में हम आते हैं, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि एक ट्राइबल बच्चा है, जो कि बहुत ही वीक है और गांव में है। वो उससे देखकर आपको सबसे पहले क्या आएगी, अगर बच्चे को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको क्या आती है, एजुकेशन के बारे में याद आता है। बच्चों को देख के हमेशा एजुकेशन ही याद आता है लोगों को, ठीक है। एजुकेशन याद आ गया तो उसके बाद आपने देखा कि ये बच्चा कहाँ से, ये बच्चा आदिवासी समाज से है। तो यहाँ पे SC ST और अदर वीक सेक्शन के अंदर एजुकेशन प्रमोट करने की बात की गई है। यहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन की बात की गई बच्चे को देख के। फिर आपको पता चला कि ये बच्चा आदिवासी समाज से आ रहा है, तो आपने देखा कि ST SC और अदर वीकर सेक्शंस को भी के अंदर भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का डिमांड कर लिया। जब 47 आर्टिकल में आप गए तो उसी बच्चे को आप ध्यान में रखिए। उस बच्चे को आपने जब देखा था, वो बच्चा बहुत वीक था, ट्राइबल था, ठीक है, बहुत वीक और ट्राइबल बिलोंगिंग के था। जब वीक आपने देखा तो वीक से आपको क्या याद है कि उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ाया जाए, पब्लिक हेल्थ जो है अच्छी हो, ताकि ऐसा केस आपको ना देखना पड़े, ठीक है। एक ट्राइबल बच्चे को इमेजिन करिए, सबसे पहले आपको याद आएगा एजुकेशन, फिर याद आएगा कि वो ट्राइबल समाज से है, तो ST SC और अदर उनका भी एजुकेशन में उनके भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। फिर आपको याद आया कि वो वीक था तो आपको लगा कि न्यूट्रिशन लेवल, उसकी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, ये सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए। जब आप आर्टिकल उसके नीचे है तो ये बच्चा कहाँ से आ रहा था, ट्राइबल बिलोंगिंग से आ रहा था। ट्राइबल लोग खेती बाड़ी करते हैं या चरवाहे होते हैं, एनिमल्स पे, हस्बेंड्रीज पे डिपेंड करते हैं, राइट, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि गायों को, दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका स्लॉटर कम किया जाए, काऊ, काफ, ये सबको ना मारा जाए, और एग्रीकल्चर को, क्योंकि वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया जाए, एनिमल हस्बेंड्री को भी डेवलप किया जाए, ठीक है। ये 3 डिमांड आपने फिर कर दी। एक ही बच्चे को देख के आप सब याद आएगा, ठीक है। सबसे पहले उसका एजुकेशन, उसके बाद बिलोंगिंग कहाँ से थी तो उनका एजुकेशन, उनके पूरे समाज का एजुकेशन, उसके बाद उसके न्यूट्रिशन, क्योंकि वो बहुत बच्चा वीक था तो उसके न्यूट्रिशन की बात हुई। फिर आपको याद आया कि वो ट्राइबल बिलोंगिंग से था, तो ट्राइबल लोग किस चीज़ पर निर्भर होते हैं, जानवरों पर निर्भर होते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, तो उन सब की सुरक्षा की बात की गई कि गाय और काव्स को ना मारा जाए, उनकी स्लॉटर कम की जाए, एग्रीकल्चर प्रमोट किया जाए और एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट किया जाए। ये था आर्टिकल 48। डिस्कस करते हैं 48A के बारे में। तो ये लाया गया है 42nd अमेंडमेंट से। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, एनवायरनमेंट के सेफगार्ड की। इसे कैसे याद कर सकते हैं आप, देखिए एनिमल ये सब तो हो गया, तो ये तो एक नीश था कि सिर्फ एनिमल और उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, उसको, लेकिन नीश को आपने एक्सपेंड किया, आपको लगा कि यार सिर्फ नीश की बात क्यों की जाए,
एनवायरनमेंट में जितने जीव हैं, जितना कुछ है, सबको सेफगार्ड करना चाहिए। तो अमेंडमेंट किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसने किया? आप सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी का ये बहुत बड़ा योगदान था एनवायरनमेंट के प्रति। उनका जो इंटरेस्ट था एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए, वो उन्होंने इस आर्टिकल में ऐड कर दिया, आर्टिकल 48A में। जब इतना कुछ हो गया तो हम आते हैं आर्टिकल नंबर 49 में। यहाँ तक तो आपको एक बच्चे से याद रह जाएगा, लेकिन 48 के बाद जब हम 49 में आएंगे, 50 में आएंगे और 51 में आएंगे, तो इन तीनों को याद करने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सबसे पहले ताजमहल। ताजमहल को आप इमेजिन कर लें कि ताजमहल है, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए ताजमहल। 49th आर्टिकल में हमेशा आपको क्या दिखना चाहिए? ताजमहल दिखना चाहिए। तो मॉन्यूमेंट है ये, मॉन्यूमेंट की सेफ्टी की बात की गई। जब मॉन्यूमेंट की सेफ्टी की बात कर ली गई तो अब क्या बचा? यस, यहाँ पे जो बात की गई है बहुत ही, मतलब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट है। जुडिशियरी को सेपरेट करना है किससे? एग्जीक्यूटिव से। तो इसका क्या रीज़न है? पहले क्या होता था, IAS IPS जो होते थे उनके पास जुडिशियल पावर्स भी बहुत होती थी, वो बहुत केसेस को खुद ही सॉल्व कर सकते थे। उसको कम करने की कोशिश की गई कि जुडिशियल पावर जो है उनको उनसे जो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कि एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, इनके पास ना रहे, इससे किसके पास चला जाए? जुडिशियरी के पास चला जाए। तो यहाँ पे आपको ये याद रखनी पड़ेगी। देन लास्ट में ये सब हो गया, आपने ताजमहल बचा लिया, अपना घर बचा लिया, तो अब क्या, कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे विश्व के तरफ। आप देखेंगे कि हमने, जब आप सब कुछ अच्छा कर लिए तो आपको लगेगा कि वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब चीज़ों को प्रमोट करना है, हमें विश्व शांति करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा DPSP। इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि सारे आर्टिकल्स स्टोरी फॉर्म में आपको बता दिए जाए, ताकि आपको ये सब याद रह जाए।